और इस तरह से अब हमारा सफ़र शुरू होता है इस ऐतिहासिक गांव बाण से। यहीं से अब शुरू होगा पैदल ट्रैक रूपकुंड का। और साथियों, इस तरह से हम अब बाण से थोड़ा ऊपर लाटू देवता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। जैसे ही हमने सफ़र शुरू करने का सोचा ही था कि तेज़ बारिश हमारे एक बाधा बनकर आई और हम थोड़ी देर के लिए लाटू देवता के मंदिर में रुके और इसके बाद आगे का सफ़र जारी करने की तैयारी में। बाण से ऊपर जब लाटू देवता का जो मंदिर है, जब हमने वहाँ से यात्रा शुरू की तो पिछली दफ़ा जब हम बेदनी बुग्याल जा रहे थे तो इसी मंदिर से होके गुजरे थे और उस दिन यहाँ के कपाट खुल रहे थे। लाटू इस पूरे नंदा राजात यात्रा में विशेष योगदान है। वो नंदा के धार्मिक भाई थे और हर दफ़ा नंदा देवी के साथ चलते थे। यहाँ के गीतों में, जागरों में भी इस चीज़ का जिक्र बार बार आता है, इसलिए लाटू ज़्यादा प्रासंगिक हैं। हम जैसे ही लाटू देवता से रणकाधार के पास पहुँचे, बारिश और तेज़ हो गई और हमारे हौसले पस्त पड़ने लगे। हम सभी ने तय किया कि सफ़र इस बारिश में भी जारी रखेंगे, क्योंकि मंजिल बहुत दूर थी। इसलिए तेज़ बारिश के साथ हमने रेनकोट के सहारे आगे बढ़ना तय समझा। और तेज़ बारिश के साथ जब हम रणकाधार से नीचे नीलगंगा की तरफ उतरे तो हमारा सफ़र आगे बढ़ता हुआ सबसे आगे दिनेश देवतल्ला जी, उनके ठीक पीछे ललित जी जो अभी जा चुके हैं, सत्यपाल यादव जी, जगदीश मेहता जी, रोहित, केदार और हमारे सभी साथी इस ट्रैक में आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक बेदनी बुग्याल और गैरोली पातल की। नीलगंगा के इस तट के बाद ज़बरदस्त चढ़ाई प्रारंभ होती है जो सीधे आपको बेदनी तक ले जाती है। प्रकृति के सुंदर संगीत के साथ और तेज़ बारिश के बीच हम अपना सफ़र लगातार जारी रख रहे थे, क्योंकि हमको देर शाम से पहले गैरोली पातल पहुँचना था। दीदी उधार है ना? उधार नहीं है अरे। और आखिर इस तरह से हम अपने पहले पड़ाव गैरोली पातल पर पहुँचे। सुंदर गाझिन कोहरे के बीच, जंगलों के बीच बसा ये गैरोली पातल नंदा देवी का एक पड़ाव है, जो कि राजजात के समय में यहाँ पर विशेष तरह का एक अलग ही सांस्कृतिक माहौल रहता है। रेनकोट तो निकला इसका नहीं पहना था क्या? हैं? रेनकोट तो निकला इसका नहीं पहना था क्या? सुना ना? नहीं अंदर तक सूंघ आता है इसमें। और ये वो स्थान जहाँ आज रात हमको बितानी है, सुंदर प्रकृति के बीच में बसा ये गैरोली पातल का मार्मिक स्थान। अभी हम डोडियाधार पे हैं और यह वही मार्ग है जहाँ नंदा राजात यात्रा का ऐतिहासिक ट्रैक जाता है और हर 12 साल में यहाँ नंदा राजात आयोजित होती है। उसी मार्ग पर ये डोडियाधार एक स्थान बेदनी और गैरोली पातल के ठीक बीच में। और ठीक आगे से जो कैमरा में जो मार्ग दिखाई दे रहा है, जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये आली बुग्याल को जाता है, जो बेदनी के समीप ऊपर एक बुग्याल है। अब हम बेदनी से कुछ ही क्षण नीचे हैं, एक पड़ाव पीछे हैं, इसके सीधे बात हम बेदनी में होंगे। और इस तरह से हम पहुँचे अब बेदनी बुग्याल। पूरा बुग्याल सुंदर फूलों से छटा हुआ, भरा हुआ। देखिए बेदनी बुग्याल का ये सुंदर नज़ारा।
और इस तरह से हम बेदनी के मुख्य पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, नंदा कुंड के समीप। पूरे बुग्याल में सुंदर घास और फूल साफ साफ दिखाई देते हुए, और ये कुंड का पानी इतना साफ। ये है पार्वती कुंड, बेदनी बुग्याल का सबसे आकर्षक स्थान। कहते हैं कि शिव पार्वती का विवाह भी इसी कुंड के समीप हुआ था। बेदनी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए कि यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है, और दूसरा इसलिए भी कि कहते हैं कि यहीं पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने वेदों की रचना की थी, और तभी से इसका नाम बेदनी प्रचलन में आ गया था। और वो कुंड के मार्ग में एक शानदार स्थान है बेदनी, जो कि आपको आनंद देगा। हल्की हल्की बूंदाबांदी की बारिश के बीच में हम इस समय बेदनी बुग्याल के महत्वपूर्ण पड़ाव नंदा कुंड पर। ऐतिहासिक नंदा राज की यात्रा जब इस मार्ग से होकर जाती है तो यहीं पर एक सामूहिक पूजा होती है, और इस स्थान पर कहा जाता है कि माँ नंदा जब अपने मायके को गई थी तो यहाँ पर उन्होंने अपना स्नान वगैरह करने के लिए कुंड था, और तभी से इसकी मान्यता है। और यहाँ पर जब भी वार्षिक जात या नंदा राज जात होती है तो काफ़ी सांस्कृतिक और एक अलग माहौल यहाँ पर रहता है। और वर्ष में हर साल यहाँ वार्षिक जात भी होती है। 2020 में वो 24 अगस्त को होनी है, जब स्थानीय लोग यहाँ आएंगे और माँ नंदा की डोली को लेकर यहाँ पहुँचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। यह हर साल का एक नियत कर्म होता है वार्षिक जात का। तो ये बेदनी बुग्याल का सुंदर और मार्मिक दृश्य, भगवान ब्रह्मा ने कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर वेदों की रचना की थी, और तभी से इसका नाम वेदनी पड़ा। और सुंदर और मार्मिक स्थान, और 7 किलोमीटर तक फैला हुआ ये सुंदर ग्रासलैंड न केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल में हम अभी मौजूद हैं। और ये पार्वती कुंड का नज़ारा, स्वच्छ साफ पानी इस कुंड में, हल्की बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और अभी हमें रूप कुंड की ओर निकलना है। आगे मिलते हैं एक नए दृश्य के साथ। 7 किलोमीटर तक फैले बेदनी बुग्याल अपने आप में एक सुंदर और मार्मिक दृश्य है। इसके ठीक बगल में आली बुग्याल और बेदनी बुग्याल, ठीक त्रिशूल पर्वत के समीप। यह एक मार्मिक स्थान जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। शीतकाल में यह पूरा बेदनी बुग्याल बर्फ़ की छटाओं से भर जाता है। बेदनी के बाद जब हम ऊपर खड़ी चढ़ाई में चढ़ते गए तो हम पहुँचे सीधे आपके पाथर नचोनिया में। यह वह स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि कन्नौज के राजा कलधवल को माँ नंदा ने श्राप दिया था, और उसकी तमाम जितनी भी नर्तकियाँ थीं सबको पत्थर बना दिया गया था। यही वह स्थान है जिसका नाम है पाथर नचोनिया। पाथर नचोनिया से ऊपर चढ़ते चढ़ते जब हम पहुँचे कलवा विनायक पे, कहा जाता है कि कलवा विनायक सबसे ज़बरदस्त स्थान है जहाँ से त्रिशूल का पहला दृश्य दिखता है और आपको आनंदित करता है। कलवा विनायक से जब आप आगे को बढ़ेंगे तो आप एक बहुत ऊंचाई के हाइट पे पहुंच जाएंगे, 3500 मीटर की ऊंचाई पर, और ठीक उससे आगे आपको ब्रह्म कमल आराम से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे साथी और इस ट्रैक के हमारे सहचरी सत्यपाल यादव जी अपने यात्रा वृत्तांत कोरोना काल में कुंड की साहसिक यात्रा में लिखते हैं, पाथर नचोनिया से कालू विनायक अब अगला पड़ाव था, और वो यह खड़ी चढ़ाई थी। अब तक जो सफ़र किया था उसमें सबसे ज़्यादा कठिन, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन कम हो रही थी और चढ़ाई काफ़ी खड़ी थी।
ऐसा ट्रैक आपको बहुत जल्दी थका देता है। दूसरी तरफ प्यास ने शरीर बेहाल था। बारिश थी लेकिन इतनी हल्की कि बस कपड़े नम करती थी, प्यास बुझाने लायक नहीं। हम बादलों के बीच प्यासे थे। अजीब विडंबना थी कि कालू विनायक तक पहुँचते पहुँचते हमारा शरीर एकदम से जवाब देने लगा था। और अब हम रूपकुंड की इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव भगवा पासा में पहुँचते हैं। चारों तरफ गाछीन कोहरा और दूर दूर तक देखो तो बस ब्रह्म कमल के फूलों के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। लकड़ी जलाने के लिए भी कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देती थी कि आप जलाकर उससे हाथ सेक लें। ठंड बढ़ती जा रही थी और हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे थे। ऑक्सीजन की कमी साफ दिखी जा रही थी। हमारे कई साथी ये कहकर शिकायत कर रहे थे कि अब सांस ज़्यादा फूल रही है। रूपकुंड अब जाते हमने समय ये ट्रैक भगवा का पासा से एक महत्वपूर्ण अंतिम स्थान, पड़ाव से आगे इस जगह का नाम है छेड़ीनाग और होते हुए रूपकुंड का बहुत तीक्ष्ण सफ़र तय किया, ऊंचाई जो चढ़ाई है सबसे इसमें। खतरनाक और भयानक। कहा जाता है कि जब मां नंदा और शिव भगवा पासा से अपने मायके जा रहे लगातार हम थे ऊपर बढ़ रहे थे अपने तो सफ़र की ओर। छेड़ीनाग होते दो हुए बार इनका जब अपनी हम आपस में बात हुई। रूपकुंड मैं की उसकी चढ़ाई चर्चा को वीडियो में ऊपर करूंगा। बढ़ रहे थे तो लगातार ऑक्सीजन कम हो रही थी। सत्यपाल जी अपनी यात्रा वृत्तांत में दिखते हैं। यहाँ से जल्दी जल्दी हमने फाइनली रूपकुंड का ट्रैक शुरू किया। भगवा पासा से रूपकुंड का रास्ता भूस्खलन और छोटे छोटे ग्लेशियर तथा बारिश की वजह से तेज आते नालों से भरा हुआ था। हमारी शुरुआत ही भूस्खलन के एक तेज धमाके के साथ हुई, जिसने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। दूसरी चिंता की वजह ये थी कि चारों तरफ बादलों के कारण घने कोहरे का माहौल था। अगर ऊपर पत्थरों से के टूटने या खिसकने की कोई घटना भी होती तो हम देख नहीं सकते थे। बारिश में इसकी संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऊपर से शरीर के हालात ऐसे हो चुके थे कि इतनी ताकत भी नहीं थी कि टूटते पत्थरों को देखकर भाग भी सके। कुल मिलाकर रोमांच और चरम पर था। डर, चिंता, उत्सुकता सब बारी बारी अपनी हाजिरी लगा रहे थे। और आखिर हम अंत में तमाम मेहनत और कोशिशों के बाद अपने अंतिम पड़ाव रूपकुंड पर पहुंचते हैं। और जितनी भी थकान, जितना भी सुबह से लेकर शाम तक की जितना भी घटनाएं थी, सारी घटनाएं हमारे दिमाग से ओझल होती गई और हमारे सामने रूपकुंड का दृश्य आते ही सारी थकान मिट गई। इतना मार्मिक दृश्य शायद ही कहीं हमने देखा हो। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड अपने आप में एक अनोखा और अलग सा स्थान है। कहते हैं कि नंदा देवी और शिव जब यहाँ से जा रहे थे तो माँ नंदा को प्यास लगी और शिव ने अपने बाणों से यहाँ कुंड को जन्म दिया। यहाँ पर पड़े तमाम प्रकार के नर कंकाल स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि यह नर कंकाल अभी तक भी इनके चारों ओर मांस के टुकड़े जमे हुए हैं। इन नर कंकालों की लंबाई और चौड़ाई अगर देखी जाए तो वह साधारण मालूम नहीं पड़ते हैं। यहाँ की प्रचलित किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि जस धवल के तमाम तरह के अय्यासियों के कारण जो यात्रा में चल रहे थे उनको माँ नंदा ने श्राप दिया और तभी से वो सभी यहीं पर उनकी पूरी सेना समाप्त हो गई। कई लोग ये भी किंवदंतियाँ प्रचलित है कि यहाँ पर तेज और बड़े ओलों की बारिश हुई, जिससे कि सभी के सभी जो लोग थे वो यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और इतने ठंड और बर्फ़ के बीच में होने के कारण आज तक इनके
मांस पिघले नहीं हैं। और अभी हम हैं रूप कुंड के इस ऐतिहासिक स्थान पे। यहाँ आने में हमको सुबह से बहुत संघर्ष करना पड़ा और शानदार स्थान पे जब हम पहुँचे रूप कुंड के तो पूरी तरह से यहाँ आकर सारी थकान मिट गई। चारों ओर आप नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। और ये रूप कुंड की खासियत है कि यहाँ आकर आदमी को सुकून मिलता है। ठीक इसके ऊपर जूनागढ़ गली पास है और फिर होम कुंड, जहाँ वो अंतिम स्थान जहाँ पर नंदा राज जात यात्रा समाप्त होती है। रूप कुंड कई मायनों में महत्वपूर्ण है, राज जात के कारण तो महत्वपूर्ण है ही है, और जो यहाँ की जो प्रचलित किंवदंतियाँ हैं शिव पार्वती जी की कथाओं में, ये भी इस स्थान पर प्रचलित है। और इसका शानदार, अभी भी ये मानसून के समय में भी ये ट्रैक इतना खूबसूरत है और शानदार रास्ता है। कभी आइए और इस ट्रैक पर मज़ा लीजिए। 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद हमें ब्रह्म कमल दिखना बंद हो गया और एक नए तरह का पुष्प दिखना शुरू हुआ, जिसको कहते हैं फैन कमल। सुंदर सफ़ेद, बिल्कुल कॉटन की तरह एक बड़ा गुच्छा जैसा ये फूल अपने आप में एक अलग प्रकार की प्रकृति के बीच में है। 5000 मीटर से ऊंचाई पर यह फूल दिखना प्रारंभ होता है। रूप कुंड से हमें फैन कमल दिखना बराबर जारी रखा। रूप कुंड के ठीक पास में और शानदार माहौल अभी। और हमारे साथ केदार सिंह जी हैं यहाँ पे, और ये इस रूप कुंड ट्रैक के साहसिक यायावर भी हैं। और ये हमको एक जड़ी बूटी के बारे में बता रहे हैं। क्या है सर ये है राक्षस दाढ़ जी? ये हमारे पहाड़ में बोलते हैं कि कुछ पूजा पाठ में काम आता है जी ये लगभग 13,000 फीट से की ऊंचाई में होता है जी। राक्षस दाढ़ क्यों कहते हैं इसको, कि राक्षस की तरह होता है इसलिए? ये राक्षस पता नहीं होता होगा, कुछ राक्षसों से कुछ पहले होगा ना। हाँ अच्छा अच्छा। यहाँ जो फैन कमल था, फैन कमल के बारे में बताएंगे आप? जी फैन कमल भी 15,000 की फीट पे ही होता है लगभग। अच्छा। हाँ और ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल लगभग 13-14,000 फीट पे होता है। काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ रूप कुंड में आते रहे होंगे, तो कुछ यहाँ के बारे में हल्का सा बताएंगे? और हल्का क्या बताना, रूप कुंड के बारे में बताएं जी। हाँ। नहीं, बाकी ये कोई कहानी क्या है? रूप कुंड के पीछे जो हमारे जो सांस्कृतिक किंवदंतियाँ हैं, जो हमारी लोगों की मान्यताएं हैं। मान्यता तो क्या है, जो राजजात यात्रा चलती है वो सभी को पता है जी। और उसी यात्रा से आते आते ये ऊपर जूनार गली है, जूनार गली से पीछे शिला समुद्र है, शिला समुद्र से लास्ट होम कुंड है, होम कुंड में लास्ट पूजा समाप्त होती है, जहाँ पर बकरी खाड़ू को छोड़ा जाता है। हाँ जो होम होता है, तभी वहाँ का नाम होम कुंड रखा है जी। और जो वार्षिक जात होती है जी जी जी, उसमें हर साल वो आते हैं। हाँ वो बैदनी तक ही होती है जी। और बैदनी में ही उसकी पूजा समाप्ति की जाती है। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। मौसम लगातार ख़राब हो रहा था, तो हमने वहाँ से चलना ही मुनासिब समझा। हेलो, तो फाइनली हम अपना रूप कुंड का ट्रैक ख़त्म करने के रास्ते में अभी हम लड़काधार पहुँचे हैं। 2 दिनों का हमारा सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा और मानसून की वजह से चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन हमने सफलतापूर्वक कल किसी तरह से रूप कुंड का ट्रैक ख़त्म किया और वापस हम लौटे थे कहाँ पर? जयरोली पात। रूप कुंड की कोरोना काल में इस साहसिक यात्रा का अब यहीं पर अंत होता है। और जाते जाते हमारे सदर दिनेश देवतल्ला जी की एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि प्रकृति की अपनी एक आचार संहिता होती है, प्रकृति के अपने कायदे कानून होते हैं। धन्यवाद।